साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की आईटीआर फाइल करने जाएंगे, मींस असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए, तो वहाँ पर जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो आपको क्या क्या चेंजेस जो हैं किए गए हैं जब आप आईटीआर फाइल करने जाएंगे, जिसका आपको ध्यान रखना है। और आईटीआर के अंदर भी क्या चेंजेस मिलेंगे, ड्यू डेट को लेकर क्या चेंजेस मिलेंगे, जो आईटीआर फाइल करने की डेट होती थी उसको भी चेंज कर दिया गया है। बाकी क्या क्या बदलाव रहेंगे जो कि आपको आईटीआर फाइल करते हुए ध्यान रखने हैं अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को खुद से फाइल करेंगे। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए कैपिटल गेन। देखिए साथियों, क्या होता है कि आपको जब कोई कैपिटल गेन होता है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, चाहे आपने शेयर सेल किए हो, प्रॉपर्टी सेल की हो, तो आपको क्या है, आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ती है या आईटीआर 2 फाइल करनी पड़ती है। बट यहाँ पर देखिए एक बदलाव किया गया है इसको लेकर। पहले क्या था कि आपको आईटीआर 3 फाइल करनी थी, आईटीआर 2 फाइल करनी थी, आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फाइल नहीं करते थे। बट अगर आपने इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स या फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर सेल किए हैं जिसके ऊपर आप जो है एसटीटी पे करते हैं, तो वहाँ पर अगर आपका जो कैपिटल गेन है वो 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1,25,000 तक तो आपको जो एग्जम्पशन मिल जाती है वो आपका टैक्स फ्री होता है। तो अगर आपका भी कोई कैपिटल गेन है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा तो आपको आईटीआर 2 ही फाइल करनी पड़ेगी या फिर आईटीआर 3 फाइल करनी पड़ेगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपका जो गेन है 1,25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप आईटीआर 1 या आईटीआर 4 भी फाइल कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अपने इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को दिखाने के लिए। वहीं अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं, along with all details, interest received and remuneration received from partnership firm must be disclosed। अब पार्टनरशिप फर्म, जो भी पार्टनरशिप फर्म से आपको इंटरेस्ट रिसीव होता है, रेमुनरेशन होती है, तो उसको जो है आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट आपके लिए नहीं है अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये केवल पार्टनरशिप फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है। वहीं देखिए डोनेशंस को लेकर सरकार जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। अगर आप कोई भी डोनेशन देते हैं सेक्शन 80G के अंदर, तो जो आपने उसकी पेमेंट की है उस ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उस ट्रांजैक्शन का रेफरेंस नंबर क्या है, पेमेंट का मोड क्या था, यूपीआई था, चेक था, नेफ्ट था, आईएफएससी कोड वगैरह, अलॉन्ग विद नॉर्मल डिटेल्स, जो भी बैंक की पूरी डिटेल है, उस ट्रांजैक्शन की डिटेल है, वो पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसी तरीके से जो डोनेशन देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी डोनेशन देने पर आपको पता होगा आजकल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मैसेज आ जाता है। तो अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दी है, तो अब यहाँ पर आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम, पैन नंबर, पेमेंट रेफरेंस और अदर डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने जाएंगे तो ये सारे ही ऑप्शन आपको अपनी आईटीआर फॉर्म के अंदर नज़र आएंगे, वहाँ पर ये सारी डिटेल आपको मेंशन करनी होगी। उसके अलावा देखिए शेड्यूल FA, फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोजर हैव इंक्रीज्ड। तो पहले क्या था, पहले भी अगर आप कोई फॉरेन में एसेट होती थी या इनकम होती थी तो आपको डिस्क्लोजर करना होता था अपने इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर। बट यहाँ पर अब इस रिपोर्टिंग को बढ़ा दिया गया है, कुछ एडिशनल आपसे इन्फॉर्मेशन डिमांड की गई है, जैसे कि एडिशनल रिपोर्टिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रीलांसर्स एंड पर्सन हैविंग फॉरेन इनकम एंड एसेट। पहले क्या होता था कि फ्रीलांसर वगैरह के लिए ऐसी कोई इसके अंदर जानकारी नहीं होती थी, बट अगर आप कोई फ्रीलांसर वगैरह है, कुछ है, तो उसके लिए भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जब वो अपना फॉर्म आप फिलअप करने जाएंगे आईटीआर का, तो वहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ आपको पता चल जाएगा। सेक्शन 89A का रिलीफ देखिए, टैक्स पेयर क्लेमिंग रिलीफ फॉर फॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिक पेंशन फ्रॉम नोटिफाइड कंट्रीज कांट यूज़ आईटीआर 1, आईटीआर 4 एंड मस्ट फाइल आईटीआर 2 एंड आईटीआर 3। पहले क्या होता था कि आपका आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 के अंदर जो है आप इन्फॉर्मेशन दे देते थे, बहुत कम इन्फॉर्मेशन वहाँ मांगी जाती थी, तो आपका काम चल जाता था। लेकिन अगर आप रिलीफ अब लेना चाहते हैं इस तरीके की फ़ॉरेन रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, तो अब आपको आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा, जहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वहीं अगर अनरियलाइज रेंट की बात करूँ, तो देखिए जब आप आईटीआर फाइल करते हैं, सपोज़ आपने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो रेंट पे दे रखी है। अब सपोज़ वहाँ पे आपकी 10 महीने प्रॉपर्टी रेंट पे रही और 2 महीने खाली रही, तो अब आपको क्या करना होगा, वो जो अनरियलाइज रेंट है उसका डिस्क्लोजर भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर करना होगा। मीन्स सपोज करें आपका 10,000 रुपये मंथली रेंट है और एक साल के अंदर आपका, मीन्स एक फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या मैं बात करूँ जिसकी आप आईटीआर फाइल करेंगे 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक, 10 महीने ही आपका जो प्रॉपर्टी थी वो रेंट पे थी, तो आपकी जो इनकम हो गई रेंटल वो 1 लाख रुपये हो गई 10,000 रुपये महीने के हिसाब से। जबकि पूरे 12 महीने के हिसाब से अगर प्रॉपर्टी रेंट पे होती तो 1,20,000 रुपये होती, बट 10 महीने की इनकम आपकी 1 लाख तो आप डिस्क्लोज करेंगे ही करेंगे। जो वो 2 महीने की इनकम जो आपको रेंट नहीं आया, आपकी प्रॉपर्टी खाली थी, उसके हिसाब उस वो भी आपको जो है वहाँ पर
10,000 इंटू 2 महीने की प्रोग्रेस के हिसाब से 20,000 रुपये आपको अनरियलाइज रेंट वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ITR 4 के अंदर चेंजेस किए गए हैं। देखिए ITR 4 के अंदर जो आप एक बैलेंस शीट बनाते थे, वहाँ पे एक छोटी सी बैलेंस शीट बना देते थे, जहाँ पर कुछ आप पर्टिकुलर दे देते थे, कैश बता देते थे, अपनी इन्वेंट्री बता देते थे, डेटर क्रेडिटर बता देते थे। अब वहाँ पर आपको 31 मार्च 2026 के अंदर जो आपका बैंक का बैलेंस था वो भी कंपलसरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा रेंटल इनकम देखिए, इनकम फ्रॉम 2 हाउसेज प्रॉपर्टी कैन नाउ बी रिपोर्टेड इन ITR 1 एंड ITR 4। पहले क्या था, ITR 1 और ITR 4 के अंदर अगर आपकी एक ही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी तो वो आप डिस्क्लोज कर पाते थे, बट अगर अब आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो वो भी आप ITR 1 और ITR 4 के अंदर दिखा सकते हैं। क्योंकि पहले अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी या 2 से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी होती थी तो केवल उसके लिए आप ITR 2 और ITR 3 ही फाइल करते थे, तो अब ITR 1 और ITR 4 में भी आप ये इनकम दिखा पाएंगे। इसका रीज़न क्या है साथियों, इसका रीज़न ये होता है कि ITR 1 और ITR 4 का जो फॉर्म होता है वो एक छोटा फॉर्म होता है जिसको फाइल करना आसान होता है। एक नॉर्मल जो टैक्स पेयर है वो भी इन फॉर्म्स को फाइल कर लेता है, बट अगर ITR 2 और ITR 3 फाइल करने पड़े तो वहाँ पे ये जो फॉर्म्स होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेंदी होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, आपने शुरू में देखा होगा 1,25,000 तक का आपका कैपिटल गेन अगर है लॉन्ग टर्म, तो उसके लिए भी अब आप ITR 1 में फाइल कर लें, उसको ITR 1 में दिखा दें, ITR 4 में दिखा दें। इसी तरीके से 2 रेंटल प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आ रही है, रेंट आ रहा है, तो वहाँ पे आप ITR 1 और ITR 4 में दिखा सकते हैं। आपको ITR 2 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ITR 3 फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं तो आपको भी उसमें दिक्कत आती है फाइल करने में। सैलरी पर्सन चेंजेस, सर्टेन एग्जम्पशन अंडर द ओल्ड रिजीम हैव इंक्रीज्ड, CA लिमिट रिवाइज्ड, HRA रूल्स मॉडिफाइड फॉर एडिशनल सिटीज़। इसके लिए क्या किया गया है, देखिए पहले क्या होता था, HRA की जो एग्जम्पशन क्लेम करते थे आप सेक्शन 13 सबसेक्शन A के अंदर, वहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में अगर आप रहते हैं, रेंट पे करते हैं, तो वहाँ पर जो आपको डिडक्शन मिलती है वो 50% मिलती है। बट अब यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ की डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है, मेट्रो सिटीज़ में 4 नई सिटीज़ और ऐड कर दी गई हैं। इसके अलावा जो आपकी एग्जम्पशन थी, सपोज करें आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको मिलता है, हॉस्टल अलाउंस आपको मिलता है, इनकी लिमिट को भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया गया है। पहले आपको जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस था वो 100 रुपये पर मंथ मिलता था और हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस 300 रुपये पर मंथ मिलता था, बट इसकी लिमिट अच्छी खासी बढ़ा दी गई है। अब ये 8 या 9 हज़ार रुपये जो है वो कर दिया गया है। वो लिमिट भी आपको मैं जो है वो बता दूंगा या आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा क्या क्या नई लिमिट हो गई हैं जो आपकी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल एजुकेशन अलाउंस वगैरह की जो ये लिमिट है इनको रिवाइज़ कर दिया गया। तो अच्छी खासी लिमिट इंक्रीज़ की गई है, क्योंकि ये जो लिमिट्स थी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल अलाउंस, ये बहुत ही पुरानी लिमिट थी जो कि 100 रुपये पर मंथ या 300 रुपये पर मंथ थी, जो कि बहुत कम साइड में थी। अब इसको अच्छा खासा इंक्रीज़ किया गया है। इसके अलावा देख सकते हैं न्यू फॉर्म्स, तो न्यू फॉर्म्स में आप देख सकते हैं न्यू फॉर्म नंबरिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट आर प्रोसेस्ड फॉर फॉर्म 16, 16A, 12B, 26S, 15G, 15H। अब इन सारे फॉर्म्स के जो हैं वो नाम चेंज कर दिए गए हैं। इस साल के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 ही देगा, फॉर्म 16 ही देगा। अगर आपका अदर देन सैलरी का TDS कटा हुआ है या 12B आप फाइल करेंगे, 26AS देखेंगे। बट नेक्स्ट ईयर से मीन्स नेक्स्ट ईयर में आपका असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट तो खत्म हो जाएगा, अब आपका टैक्स ईयर ही काम करेगा। तो टैक्स ईयर आपका 26, 27 होगा, जो उसमें आप देखेंगे ये जो फॉर्म 16A हैं इनके सबके नाम चेंज कर दिए गए हैं। TCS रेट ऑन ओवरसीज टूर पैकेज एंड फॉरेन रेमिटेंस हैव रिवाइज्ड, उसको रिवाइज कर दिया गया है जो TCS होता था। कंपनसेशन देखिए, मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन एंड रिलेटेड इंटरेस्ट में रिसीव टैक्स रिलीफ, नो TDS ट्रीटमेंट इन स्पेसिफाइड केसेस। तो मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन जो मिलता था उसको लेके जो भी इंटरेस्ट वगैरह होता था उस पर TDS नहीं कटेगा, ये एक नया चेंज है। पैन कार्ड रिपोर्टिंग चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि आपका पैन कार्ड जो है वो कंपलसरी हो जाता था अगर कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, कैश डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा का या 10 लाख रुपये से ज़्यादा का साल में, या कोई प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते थे 30 लाख रुपये से ज़्यादा की, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है। ये आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन भी कहलाते थे। अब 45 लाख रुपये तक भी जो है आप प्रॉपर्टी परचेज़ करेंगे तो आपका ये जो ट्रांजैक्शन है वो रिपोर्टेबल हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसी तरीके से व्हीकल परचेज करते थे आप 10 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से ज़्यादा का, होटल पेमेंट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, इनकी जो लिमिट्स हैं उनको रिवाइज कर दिया गया है। बाय बैक ऑफ शेयर, बाय बैक टैक्सेशन शिफ्टेड टुवर्ड कैपिटल गेन टैक्सेशन इन शेयर होल्डर्स एंड। तो बाय बैक जो पहले होता था देखिए उसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता था, बट अब बाय बैक को कैपिटल गेन की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसको कैपिटल गेन इनकम माना जाएगा। इसी तरीके से पहले आपकी जो डिविडेंड इनकम होती थी उससे आप इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस करवा लेते थे, अब जो है उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इंटरेस्ट इनकम के अगेंस्ट जो है अब आप इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई NRI से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। पहले क्या होता था, टैन नंबर लेना ज़रूरी होता था, टैन के अगेंस्ट ही TDS डिपॉजिट होता था, बट अब आप अपने पैन से भी जो है TDS की डिडक्शन और डिपॉजिट कर सकते हैं। HRA चेंजेस में देखिए, लैंडलॉर्ड का पैन हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, रिलेटेड
रिलेशनशिप डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हैव बिकम स्टिकर। मीन्स अब आप देखेंगे जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे तो वहाँ अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में HRA क्लेम करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, लैंडलॉर्ड का पैन हो गया, रेंट एग्रीमेंट हो गया, रिलेशनशिप डिस्क्लोजर, ये सारी चीज़ें वहाँ मेंशन करनी पड़ेगी। उसके बाद डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स एग्जेम्पशन रूल्स फॉर आर्म फोर्सेस पर्सनल हैव बीन क्लैरिफाइड। इसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है, जिसको लेकर पहले कन्फ्यूजन बनी रहती थी। सोवरन गोल्ड बॉन्ड में देखिए एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है कि टैक्स एग्जेम्पशन ऑन मैच्योरिटीज अवेलेबल मेनली फॉर ओरिजिनल RBI इशू SGB हेल्ड टिल मैच्योरिटी। तो देखिए क्या होता है, जब ये आप सोवरन गोल्ड बॉन्ड जो है RBI की विंडो ओपन होती है, अगर आप उस विंडो से ही परचेज़ करेंगे और 8 साल तक उसको होल्ड करेंगे, या 5 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है, 8 साल इसका मैक्सिमम टाइम होता है, तो अगर आप इस पीरियड तक होल्ड करेंगे तभी टैक्स फ्री होगा। अगर आपने ये सेकेंडरी मार्केट से परचेज़ किया है तो पहले सेकेंडरी मार्केट में भी क्या होता था, अगर आप मैच्योरिटी इसकी 8 साल तक अगर पूरी कंप्लीट कर लेते थे तो आपको टैक्स फ्री हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं है। अगर आपने सोवरन गोल्ड बॉन्ड को सेकेंडरी मार्केट से परचेज़ किया होगा तो अगर उसको आप 8 साल तक होल्ड भी कर लेंगे और उसके बाद सेल करेंगे तब भी आपको वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड केवल एक ही सिचुएशन के अंदर टैक्स फ्री होगा, अगर आप वो RBI की विंडो से डायरेक्ट परचेज़ करते हैं और उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। उसके अलावा अगर मैं टैक्स स्लैब की बात करूं तो ओल्ड टैक्स रेजिम में देखिए टैक्स स्लैब 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, अबव 10 30%। ये जो स्लैब है ये उन पर्सन के लिए है ओल्ड टैक्स रेजिम में जिनकी एज 60 ईयर से कम है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 60 से 80 ईयर है, तो यह 2.5 लाख तक नील नहीं होगा, यहाँ 3 लाख तक नील हो जाएगा। 3 से 5 5%, बाकी स्लैब सेम रहेगा। वहीं अगर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 80 ईयर प्लस है, तो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं रहेगा, 5 से 10 20% हो जाएगा और अबव 10 30 हो जाएगा। वहीं न्यू टैक्स रेजिम की अगर मैं बात करता हूँ तो 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 लाख से 8 5%, 8 से 12 10, 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25 और अबव 24 30%। ये वाला टैक्स स्लैब न्यू टैक्स रेजिम का सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो 60 साल से कम हो, 60 साल से ज़्यादा हो, मीन्स चाहे वो जनरल सिटीजन हो, सीनियर सिटीजन हो या फिर सुपर सीनियर सिटीजन हो। इसके बाद मैं बात करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस ड्यू डेट को लेकर। आप ITR कब तक फाइल करेंगे? तो देखिए अगर आपकी ITR 1 और ITR 2 है, मीन्स आप सैलरीड पर्सन हैं या आपका नॉन ऑडिट केस है, तो जनरली 31 जुलाई ही होती है, तो अभी भी आप 31 जुलाई 2026 तक अपनी ITR को फाइल कर लेंगे। लेकिन अगर आप ITR 3 और ITR 4 फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है, प्रोफेशन इनकम है, या फिर आपका नॉन ऑडिट केस है, यहाँ पर भी मैं नॉन ऑडिट की केस की ही बात कर रहा हूँ, और ITR 3 ITR 4 आपके ऊपर एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर 1 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया गया है। अब आप 31 अगस्त 2026 तक अपनी ITR को फाइल कर सकते हैं। टैक्स ऑडिट की सेम डेट रहेगी 31 अक्टूबर, ट्रांसफर प्राइसिंग की 30 नवंबर। अब बिलेटेड ITR आप 31 दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं, पहले भी कर सकते थे, लेकिन एक बदलाव किया गया है रिवाइज रिटर्न को लेकर। पहले रिवाइज जो आपको रिटर्न अपनी करनी होती थी वो भी 31 मार्च 2026 तक ही करनी थी, बट इसको बढ़ाकर अब 31 मार्च 2027 तक का टाइम कर दिया गया है। तो ये बदलाव है साथियों ITR फाइलिंग को लेकर, जो कि आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 की ITR फाइल करेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।